हाँ श्रियाना, लास्ट में पूछ रहे थे कि न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर होता है, न्यूक्लियर चार्ज, उसको कहाँ कंसिडर करते हैं और कहाँ नहीं करते। डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर चार्ज को कंसिडर करना, कहाँ इग्नोर करना चाहिए, बताओ। सर यही वाला पॉइंट है, आपको वो दोबारा रिपीट करना है। अच्छा, हाँ तो यही बोल रहे थे ना कि न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है उसको अक्रॉस द पीरियड में ज़रूर कंसिडर करना होता है, डाउन द ग्रुप में उसको अवॉइड करना होता है। डाउन द ग्रुप में वो इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होता न्यूक्लियर चार्ज, बट अक्रॉस द पीरियड में वो मेन फैक्टर है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होता, सेम रहता है नंबर ऑफ शेल्स। वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट डाउन द ग्रुप में जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा होता है तब न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर तक क्लियर है सबको। एटॉमिक साइज, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। देन उसके बाद जो कैरेक्टर है दैट इज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होगा डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। रिएक्टिविटी के साथ क्या होगा डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। ऐसे नहीं बोल सकते। रिएक्टिविटी में तुम्हें चेक करना है कि तुम मेटल्स की बात करो नॉन मेटल्स की बात करो। ग्रुप टू ग्रुप ये वैरी करेगा। ठीक है, ग्रुप टू ग्रुप ये प्रॉपर्टी वैरी करेगी रिएक्टिविटी। जैसे मैं दो ग्रुप्स के बारे में लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो मैंने ग्रुप टू लिखा। ग्रुप टू में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। BMgCaSrBaRa। ठीक है, ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं। एंड ग्रुप 17 की बात करता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट्स को अगर हटा भी दिया जाए, लास्ट वाले एलिमेंट्स को कंसिडर ना भी करो, मान लो आयोडीन के नीचे एक एसिटिन होता है उसको भी हटा दिया है, अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, बताओ। ग्रुप टू वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे, मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे? ग्रुप टू वाले हैं स्ट्रॉन्ग मेटल्स। ठीक है, सभी के आंसर्स ठीक है। ग्रुप टू वाले मेटल्स हैं। और ग्रुप 17 वाले कैसे हैं? ये नॉन मेटल्स। जो रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करना चाहेगा? जो रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? रिएक्टिव मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या गेन करना चाहेगा? तो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो बेरिलियम एंड बेरियम में से कंपेयर कर लो, इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करना चाहता है? डाउन द ग्रुप लूज करने की प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है? मोर मेटालिक कौन है इनमें से? बेरिलियम एंड बेरियम में से मोर मेटालिक कौन है? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इस कारण से बेरियम इज मोर मेटालिक। बेरियम इज मोर मेटालिक। among the metals metallic among the metals reactivity increases down the group। लिख सकते हो इसको, among the metals reactivity increases down the group and among the non metals reactivity decreases down the group। नॉन मेटल में मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन होगा। नॉन मेटल्स में मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन होगा एंड ग्रुप टू में से मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो बेरियम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक्टिविटी डिपेंड करता है किस ग्रुप में तुम कंसिडर करना चाहते हो। जो मेटल्स वाला ग्रुप है, ग्रुप वन ग्रुप टू, उसमें क्या होगा? डाउन द ग्रुप मेटालिक, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। इन ग्रुप 17 डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। In group 1 and 2, down the group reactivity increases. In group 17, down the group reactivity decreases.
ग्रुप 17 का नाम पता है क्या होता है? ग्रुप 17 का नाम क्या बोलते हैं? ग्रुप 17 को ग्रुप 17 is called as, correct, group 17 is called as halogens. ठीक है, group 17 is called as halogens and group 2 is called as alkaline earth metals. Group 2 is called as alkaline earth metals. सही है। तो ग्रुप 1 की बात करेंगे तो उसमें कौन सा सबसे रिएक्टिव मेटल होता? ग्रुप 1 में सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ लिस्ट, इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है। मैं अगर लिखता हूँ Li, मैं अगर ये लिखता हूँ LiNaKRbCS, यहां तक ही लिखता हूँ मान लो, इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा इनमें से? लीस्ट रिएक्टिव इज lithium is the least reactive and most reactive is cesium. जनरली रिएक्टिविटी वगैरह की जब बात करेंगे तो फ्रांशियम को मोस्टली वो कंसिडर नहीं करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सोडियम या सीजियम तक की बात करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। रिएक्टिविटी समझ में आ चुका है? किसी को रिएक्टिविटी में प्रॉब्लम? ग्रुप 16 में क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होगा ग्रुप 16 के अंदर? डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होगा? डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी, करेक्ट, सबका आंसर ठीक है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करना चाहिए। अक्रॉस द पीरियड में रिएक्टिविटी क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड की अगर बात करते हैं, सपोज करो पीरियड 2 की बात करते हैं, अक्रॉस द पीरियड, पीरियड 2 या पीरियड 3 की बात कर सकते हो। पीरियड 2 या पीरियड 3 रख लो। पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स? ऐसे बेस्ट होगा पीरियड 3 को देखना। पीरियड 3 को कंसिडर करते हैं, मान लो स्टार्ट होगा सोडियम के साथ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद क्या होता है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड उसके बाद आर्गन। लास्ट वाले को भूल जाओ, इनकेस लास्ट वाले को भूल जाते हैं, आर्गन को हटा देते हैं, आर्गन को रखेंगे तो कोई भी ट्रेंड नहीं बनेगा। तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? पहले रिएक्टिविटी, सोडियम बहुत रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली मेटल्स में, ये 3 मेटल्स हैं, इनमें से सबसे रिएक्टिव सोडियम होगा, सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम कम है, एल्यूमिनियम की उससे कम है, यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन। इसके बाद क्या हो रहा है? सिलिकॉन के बाद क्या हो रहा है? इसके बाद रिएक्टिविटी स्टार्ट्स टू इंक्रीज। रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड पहले डिक्रीज होता है, बाद में इंक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। पॉइंट क्लियर है? अक्रॉस द पीरियड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस देन इंक्रीज। Across the period reactivity decreases then increases. डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कि तुम मेटल्स की बात कर रहे हो, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो। मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड रिएक्टिविटी, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को पिक करोगे तो पहले वो डिक्रीज करेगा, फिर वो इंक्रीज करेगा। इसमें 18 ग्रुप को कंसिडर नहीं किया जाता, 18 ग्रुप को अलग हटा के रखते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है? रिएक्टिविटी तक सब कुछ ठीक है? अब रिएक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर। डाउन द ग्रुप क्या होगा रिड्यूसिंग पावर के साथ? रिड्यूसिंग पावर को तुम्हें किससे कनेक्ट करके देखना है? जब भी तुम्हें आंसर करना है रिड्यूसिंग पावर के बारे में, किससे कंपेयर करना है हमें? मेटालिक कैरेक्टर के साथ हमेशा देखना। जो मेटल अच्छा है वो
जो मेटल अच्छा होगा उसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी। जितना अच्छा मेटल मतलब उतनी अच्छी रिड्यूसिंग पावर उसकी। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर के साथ? डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर विल इंक्रीज, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड है। Down the group metallic power reducing power increases, and across the period this decreases, just like metallic character. हाँ, रिड्यूसिंग पावर एंड रिडक्शन दोनों अलग चीजें हैं। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एक अलग होता है, रिड्यूसिंग पावर एक अलग चीज होती है। जब रिड्यूसिंग पावर की बात करें इसका मतलब क्या होता है, किसी और को रिड्यूस करना, खुद रिड्यूस होना नहीं। जैसे मान लो किसी मेटल की बात करते हैं, जैसे रिएक्शन है, Na एंड Cl मिला, NaCl बन गया, ये रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या होगा एक्चुअल में, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा एंड बना होगा Na प्लस, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, बना होगा Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम इज गेटिंग व्हाट, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बट एट द सेम टाइम सोडियम क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया है, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने भेजा, वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, दैट मीन्स क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, chlorine is reduced, sodium is oxidized. Sodium is acting like which agent? Oxidizing agent or reducing agent? बताओ क्या बोलोगे उसको? Sodium is acting like a किस टाइप का एजेंट? अगर एजेंट की बात करेंगे तो सोडियम इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। वो क्लोरीन को रिड्यूस कर दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उससे क्लोरीन रिड्यूस हो जाता है। So this is acting like a reducing agent. Sodium is acting like a reducing agent, but it has a tendency to get oxidized. Sodium has a tendency to get oxidized, and so it is acting like a reducing agent. ठीक है बात? जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, एंड दूसरे को वो रिड्यूस करना चाहते हैं। All the metals are good reducing agents, and at the same time they want to get oxidized. इन दोनों चीजों को लेकर क्लियर रहना। कुछ पूछना है? पूछने से ज्यादा लिखो, लिखोगे तो इसको बार बार देखते रहोगे, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है ना। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एंड लूज करने का मतलब कि उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। जब वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो किसी और को वो रिड्यूस कर रहे होंगे, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, लिख के रखो, बार बार रिपीट करते रहना इस पॉइंट को ताकि आंसर में मिस्टेक ना हो। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन ट्राई करो तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, तुम्हारा एक प्रैक्टिस सा हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ तो। पीरियड 3 मान लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर पीरियड 3 में अरेंज करना है। पीरियड 3 के एलिमेंट्स को मैं रैंडमली लिख देता हूँ, तुम्हें अरेंज करना होगा उनको। ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करना है तुम्हें, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर में तुम्हें इनको अरेंज करना है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर।
अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। दो क्वेश्चन डाल देता हूँ, एक पहला क्वेश्चन डाल देता हूँ ऐसा, पहले ग्रुप वाला डाल दूँ क्या? ग्रुप वाला पहले लिख देते हैं, Cl Br Fi, लिखना सर, इसको अरेंज करो जरा। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले को पहले लिखना है, फिर बाद में सबसे लास्ट में होगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, पहले ये ट्राई कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो रही है, मतलब जो खुद रिड्यूस होगा किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है ना निया? ऑक्सीडाइज, तुम इतना सोचने से ज्यादा तुम नॉन मेटल मेटल बस याद रखना, तो तुम्हारे लिए वो काम आसान रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग वर्ड जहां भी बोला तो मतलब वो नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, और रिड्यूसिंग वर्ड जहां भी बोल दिया मतलब वो मेटल की बात कर रहे हैं। उस हिसाब से सोचना। हर्षुल तुमने ठीक उल्टा लिख दिया, बाकी सभी लोगों के आंसर्स ठीक है, तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फर्स्ट रखना है, लार्जेस्ट को सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, सभी के आंसर्स ठीक आए हुए हैं। ये आंसर हो जाएगा सबसे पहले, सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, सबसे खराब नॉन मेटल है आयोडीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन, उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन। ऐसे भी लिख सकते हैं, IBrCl। हर्षल क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक क्वेश्चन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लो मैंने रैंडमली कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, ठीक है, इनको अरेंज करना है, करो तो जरा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। इनको अरेंज करना इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अतीश, मैंने जो लिखा उसमें फास्फोरस तो है ही नहीं, मैंने जो क्वेश्चन दिया उसमें फास्फोरस तो है ही नहीं। जो दिए हुए हैं सिर्फ उनको अरेंज करना है, ऐसा नहीं कि बाकी एलिमेंट्स अपने मन से कहीं से ले आना। जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको अरेंज करना है तुमको इस ऑर्डर। ठीक है हर्ष, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अक्षिता का आंसर भी करेक्ट है। क्रिश का आंसर भी करेक्ट है। हाँ आतीश, वही होगा ऑर्डर, ठीक है, बस कोई एलिमेंट ऐसा नहीं कि अपने मन से रैंडमली लिख दो। जो क्वेश्चन में दिया है वही आंसर ऑप्शन में होना चाहिए। हर्षुल का आंसर भी करेक्ट है। अनन्या हो रहा है? शिवांश? यस सर। हाँ, ट्राई कर, हो गया आंसर? यस सर, मैंने भेजा है। भेजा है? ओके, ठीक है। अनन्या ने स्टार्टिंग ठीक किया, अनन्या कंप्लीट कर लो उसको। हाँ ठीक है आंसर सबके, श्रियाना का आंसर भी करेक्ट है। अनन्या इंस्टॉलमेंट में भेज रही है, एक बार में दो दो। शिवांश का आंसर मैंने शायद देखा नहीं है, पर मैं चेक कर लेता हूँ।
अच्छा अच्छा। ओके शिवांश, करेक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर अब क्लियर है क्या? इसमें बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं। अगर क्लास में रैंडमली पूछ लिया जाए तो 99% लोग गलत ही करेंगे इसका आंसर। ठीक है, इसको लेके बहुत केयरफुल रहना। रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। देन इसके बाद कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बताना जरा, नॉन मेटल्स के अंदर क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की टेंडेंसी? मेटल्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, बता दो। अगर ये दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अक्षता गलत है आंसर। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। हाँ ठीक है, मेटल्स के लिए करेक्ट था तुम्हारा। नॉन मेटल्स में इंक्रीज करता है। ठीक है, रिमेनिंग तीन बातें भी ऐसे ही हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। जिसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है या उसके अकॉर्डिंग देख लो। ये सिर्फ तुम्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर पूछेंगे। ये मेटल्स के लिए पूछा जाएगा, मेटल्स में क्या हो रहा है। एसिडिक नेचर नॉन मेटल्स के लिए पूछा जाएगा कि एसिडिक प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है स्टोरी। ठीक है, मेन तुम्हारे पास दो टर्म्स है इसमें। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डाउन द ग्रुप क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में, बताओ। आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल decreases. Across the period it must increase. Down the group ionization potential decreases. Across the period ionization potential increases. श्रियाना, बताना जरा रीजन क्या, इसका रीजन क्या होगा? लॉजिकली सोच के, कहीं से देख के नहीं। आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होगा, जस्टिफाई करना। सर क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। हाँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सर अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो फिर उसका शेल्स बढ़ते जाएगा और इसीलिए उसका फोर्स वीक हो जाएगा और इसीलिए फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाएगा, इस कारण एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। एंड एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है दैट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कम एनर्जी प्रोवाइड करके वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? जैसे अभी दशहरा गुजरा है, तो रामायण की में तुमने सुना होगा, रावण का अपना एक टीम था, राम का अपना एक टीम था। ठीक है, था राम का टीम था। उनमें से कौन अपनी टीम से बाहर निकल के आया, पता है? किसको निकालना आसान था? राम की टीम, रावण की टीम में कुछ पता है तुम्हें? हाँ अनन्या, ये दो टीम्स थी। अब रावण की टीम में क्या है, कौन कौन थे रावण की टीम में? उसका बेटा था, ठीक है, और उसके भाई थे कुंभकर्ण वगैरह। राम के भी टीम में उसके भक्त थे, उसके भाई था। लेकिन इनमें से एक भाई था जो बहुत ही कम अटैचमेंट था उसका। उसका नाम क्या था? विभीषण। विभीषण में अटैचमेंट बहुत कम था रावण की फैमिली से।
तो अपनी टीम से वो उतना अटैच नहीं था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था इनके बीच में, रावण और विभीषण के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। थोड़ी सी एनर्जी मिली आसपास में, राम की एनर्जी पहुंची, विभीषण अपनी टीम को छोड़ के चला गया, बहुत ही कम एनर्जी से निकल गया बाहर। किसी और को तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तुम्हें किसी बंदे को निकालना है बाहर तो बहुत पैसे वैसे देने पड़ेंगे तब जाके वो बाहर निकलेगा। बट जो पहले से जिसकी इज्जत नहीं है, वो परेशान हो रखा है, सिद्धू टाइप का, वो खुद ही छोड़ जाएगा। बात समझ आई? तो इट डिपेंड्स ऑन कि अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है, अटैचमेंट कितना स्ट्रांग है। अटैचमेंट बहुत रहेगा तो वो छोड़ के जल्दी जाएगा नहीं, बट अगर अटैचमेंट कम है तो वो इजिली बाहर आ जाएगा, उसमें एनर्जी बहुत कम चाहिए। ओके, एंड अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड रिवर्स काम होगा। अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण साइज क्या होता है, शेल्स सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग या वीक, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग हो गया, इस कारण से आयनाइजेशन पोटेंशियल में अब ज्यादा एनर्जी चाहिए या कम एनर्जी चाहिए, जो बहुत स्ट्रांगली अपने टीम में बंदा है उसको बाहर निकालना है तो कम पैसे चाहिए ज्यादा पैसे चाहिए, यहाँ पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तब वो अपनी टीम को छोड़ के बाहर आएगा, ठीक है। तो ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा अक्रॉस द पीरियड। बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं, बात समझ में आ रही है? तो अगर आईपीएल से कंपेयर किया जाए, आईपीएल में क्या होता है, अलग अलग टीम्स होते हैं, सीएसके केकेआर ऐसे प्लेयर टीम्स होते हैं ना। मान लो रॉबिन उथप्पा था, पहले किस टीम में खेलता था रॉबिन उथप्पा, फॉलो करते हो आईपीएल? रॉबिन उथप्पा पहले किस टीम में खेलता था, पहले केकेआर में था रॉबिन उथप्पा। सीएसके ने कुछ दिया होगा केकेआर की टीम को उथप्पा को लेने के बदले, क्या दिया होगा? जब बिडिंग होती है तो क्या देना होता है, कुछ पैसा देना पड़ता है, और उससे वो प्लेयर निकल के बाहर आ जाता है, अपनी टीम से प्लेयर बाहर आ जाता है। नहीं समझ आता, आईपीएल छोड़ दो फिर, मुझे लगा आईपीएल से बेटर समझ में आएगा तुमको, लेकिन चलो नहीं समझ में आता है तो फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसको समझते तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं समझ आता तो हटाओ। आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब एंड कर दिया जाए क्लास, ठीक है। तो ये बस लास्ट के ये दो पॉइंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, डाउन द ग्रुप क्या होगा, क्रॉस द पीरियड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी also decreases, across the period increases, ठीक है। अतीश कुछ गलत आंसर दे रहा था, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, ठीक है, इसका वर्ड का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, बट ये एक्चुअल में होता क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक एनर्जी होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके यूनिट्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, या फिर जूल्स पर मोल या पर एटम यूज कर सकते हैं, पर मॉलिक्यूल, पर एटम, पर मॉलिक्यूल, पर मोल, ठीक है। किलो जूल्स वगैरह एनर्जी के यूनिट्स आएंगे बेसिकली तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो ये यूनिट्स याद रखना कि ये यूनिट्स एनर्जी वाले यूनिट्स यूज होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ऑल्सो फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी
एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी एनर्जी, ठीक है। एंड दोनों की टेंडेंसी भी एक जैसी है, डाउन द ग्रुप दे डिक्रीज, अक्रॉस द पीरियड दे इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज। आज की क्लास में इतना ही करना था कवर। जिन्हें कोई डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं, और जिनकी कल पेपर है उनको कुछ प्रिपेयर करना तो जा सकते हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग लीव कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट जिनका कल पेपर है। हाँ सुरभि बोलो, क्या डाउट है? सर उसमें क्वेश्चन नंबर 14 नहीं समझ में आया। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से तो नहीं पता। Yes, sir. If we see a coin kept below a glass slab, higher value of shift is observed for red light, violet light, blue light or green light. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स होते हैं। हाँ हर्षुल, पूरा 40 में 40 लेके आओ तुम, ठीक है, पूरी ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, तो सुरभि तुम्हारा क्वेश्चन था, इसमें तुम्हारी शिफ्ट कंपेयर करना, शिफ्ट किसके लिए ज्यादा होगी, ठीक है। Yes, sir. शिफ्ट कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है पता है? शिफ्ट कौन से फैक्टर पर? So wavelength, refractive index और ऐसे इतना ही काफी है, मतलब और भी फैक्टर्स होंगे इसके शिफ्ट के। तो अभी हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, शिफ्ट क्या होगा? घटेगा। बढ़ाओगे तो शिफ्ट भी क्या होता है? शिफ्ट भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा शिफ्ट। उन फैक्टर्स को पढ़ना, बुक में एक लिस्ट दी होगी फैक्टर्स की, कि कैसे कैसे डिपेंड करता है फैक्टर। हाँ भाई, गुड नाइट सब, ठीक है सुरभि। वहां पे साफ साफ लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करोगे शिफ्ट बढ़ेगा। अब तुम्हारे पास दो लाइट्स के बारे में बात की गई है, मतलब बेसिकली सबकी बात की गई है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो इस ऑर्डर में क्या होता है वेवलेंथ? इस ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है। इनकेस वेलोसिटी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम होता है, वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। सबसे हाईएस्ट वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेड का सबसे कम है। आई बात समझ? तो शिफ्ट जो होगा वो मैक्सिमम वायलेट कलर का होता है। Yes, sir. इसके ऊपर तुम्हारे बुक में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। तुम्हारे बुक में लिखा है कि अगर डिफरेंट अल्फाबेट्स डिफरेंट कलर से किया गया, वी को वायलेट से लिखा, आई को इंडिगो कलर से लिखा, आर को रेड कलर से लिखा, तो फिर बताओ कि सब कुछ ऑर्डर बतानी है कौन सा कितना शिफ्ट होगा। सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देगा तुम्हें? शिफ्ट मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, वो सब निकालने को तुम्हें पूछा गया, ठीक है। उस तरीके से भी एक बार सोच लें Yes, इसके बारे में कि कौन सा ऊपर दिखाई देगा, कौन सा नीचे दिखाई देगा। sir. एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। So question number 7. If critical angle for glass water interface is 61 degrees and a ray of light traveling in glass tries to enter water surface incident at the boundary, making an angle 20 degrees with boundary, we will observe option A है no हाँ ठीक है, refracted ray, option इसको एक बार स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली रिपीट करना, ठीक है। अब बेसिकली तुमको इस इंटरफेस का बता दिया गया है क्या? तुम्हें बता रखा है कि इस इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है। अब यहाँ पे एक yes रे किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है? ग्लास में, और जाना चाहता है वाटर में, ऐसा कंडीशन है। yes sir दोनों में से डेंसर कौन सा होता है? ग्लास एंड वाटर में डेंसर कौन सा, रेयर कौन सा है? glass ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर मीडियम है। पहले तो ये चेक करना है कि डेंसर कौन सा, रेयर कौन सा है। अब जो लाइट एंटर यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है बाउंड्री पे, तुम्हें बता रहा है विद एंगल 20 डिग्री विद द बाउंड्री, ये एंगल 20 डिग्री विद द बाउंड्री, एंगल 20 डिग्री। रिमेनिंग एंगल कितना होगा विद नॉर्मल, कितना हो जाएगा? 70 70। ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कम है? जो
क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दी गई है 61 डिग्री, उससे ये ज़्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज़्यादा है। लाइट जा रहा है डेंसर से रेयर मीडियम पे एंड क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे क्या होगा फिनोमेना, क्या बोलते हैं इस फैक्टर को? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इस कारण से यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, सारा का सारा लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है। यस सर। इसमें क्या डाउट आ गया तुमको? फिर पता नहीं क्या हो गया, शायद ध्यान नहीं दी। 20 और 70 कंफ्यूज कर दी थी क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 मान ली थी क्या? यस सर। अच्छा, सर पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, हाफ हाफ होगा, मतलब जितना मैग्नीट्यूड है उसका इक्वल हाफ से, या फिर नहीं ऐसा नहीं, मतलब पार्शियल मतलब कि दोनों चीजें होंगी, रिफ्रैक्शन भी कुछ होगा, कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पूरा का पूरा लाइट जितना इंसिडेंट हुआ है इंटेंसिटी 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। बट पार्शियल का मतलब कि कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। उसमें से मेजोरिटी जो होता है ना वो रिफ्रैक्ट ही होता है। जैसे अगर एयर टू ग्लास की बात कर रहे हैं, सपोज करो अगर एयर टू ग्लास लाइट जा रहा है, तुमको एयर ग्लास का पता है कितना होता है क्रिटिकल एंगल और एयर एंड ग्लास इंटरफेस? सर फिर से रिपीट करिए। प्रेजेंटर वाला नहीं खुलेगा आतिश, उसके लिए तुमको अलग से हम भेज देंगे। प्रेजेंटर वाला नहीं खुलेगा, वो उसका खत्म हो चुका था, एक्सपायर हो गया था उसका। जैसे हम बोल रहे हैं तुम्हारे पास एयर एंड ग्लास में है, ये एयर था, ये ग्लास है मान लो, ठीक है। लाइट जा रहा है इस तरीके से, ये किसी एंगल पे फॉल कर रहा है, ये एंगल तुमको बता दिया 42 डिग्री है। क्या होना चाहिए लाइट टकराने के बाद? लाइट टकराने के बाद क्या शो करेगा? सर वो रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द रिफ्रैक्टेड सरफेस। बहुत अच्छे। लाइट बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा? इसमें एयर से ग्लास जा रहा है तो एयर से डेंसर जा रहा है ना, यहाँ पे इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे कोई अलोंग द सरफेस नहीं आएगा, बिकॉज ये एयर टू डेंसर जा रहा था। पहले ये चेक करना है कि किस कहाँ से कहाँ जा रहा है लाइट। अगर उल्टा जाएगा, ग्लास से एयर जाएगा, तब ऐसा होगा। ठीक है, एयर टू ग्लास जाएगा तो 42 डिग्री पे गया, तो यहाँ पे कुछ और एंगल पे जाएगा जो स्मॉलर एंगल होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सिर्फ हम लोग शो करते यस सर। हैं, तीनों चीजें होती हैं एक्चुअल में, ये दोनों तो होंगी होंगी,